everyone and welcome back to my channel. I am Sunidhi Arya and I teach economics on this channel. मैं statistics and econometrics को जितने भी competitive exam होते हैं उसके point of view से cover करा रही हूँ। अभी तक मैं probability के concepts और probability distribution functions के बारे में बता चुकी हूँ। Briefly देखते हैं कि क्या-क्या मैं पढ़ा चुकी हूँ और आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। अभी तक मैं probability mass function के बारे में बता चुकी हूँ। probability mass function के जो दो पार्ट होते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, इनको पढ़ा चुकी हूँ। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के बारे में, उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं और एक एग्जांपल देखेंगे कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का मतलब क्या होता है, कोई भी हम एक एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करते हैं, उसमें इवेंट होने की जो प्रोबेबिलिटीज होती हैं, हम जब इवेंट को उनकी प्रोबेबिलिटीज के साथ असाइन करके एक साथ लिख देते हैं तो वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बन जाता है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दो तरीके के होते थे, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। और वो दो तरीके के क्यों होते थे? बिकॉज रैंडम वेरिएबल्स मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि जो रैंडम वेरिएबल होते थे वो दो तरीके के होते हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होते हैं वो वेरिएबल होते हैं जिनकी हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आती है, एक डिस्टिंक्ट वैल्यू निकल के आती है। लेकिन जो रैंडम वेरिएबल होते हैं वो वाले वेरिएबल होते हैं जिनकी कोई एक डिस्टिंक्ट वैल्यू नहीं निकल के आती है, उनका एक पर्टिकुलर रेंज होता है, वो एक रेंज में काम करते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होगा, जहाँ पे रेंज की बात करेंगे, वहां पे हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की बात करेंगे, जो भी हम कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को बनाएंगे। आई होप आपको ये बात इतनी समझ में आ रही है। अगर रैंडम वेरिएबल और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इन सब के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है तो उसके सेपरेट मैंने वीडियो लेक्चर बनाए हुए हैं, आप डिटेल में उनको पढ़ सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। अब देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। Since the number of possible values a continuous variables can take is uncountable infinite, एक जो वैल्यू है यानी कि 3 से 4 के बीच में कोई भी नंबर, कितने भी नंबर हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, हम उनको काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी तो अटैच नहीं कर सकते कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में, तो हम क्या करते हैं, एक इंटरवल उठाते हैं और उस इंटरवल की वैल्यू का साइन कर देते हैं। जैसे कि 3 से 4 के बीच में हमने मान लीजिए 3 से 4 का इंटरवल है, तो हम ये बताएंगे कि जो वैल्यू है वो 3 से 4 के बीच में आएगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हैज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस नॉन नेगेटिव फंक्शन, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो नॉन नेगेटिव होगा, यानी कि इट वुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। जब मैंने आपको बताया प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में क्या होना चाहिए, जो हमारा फंक्शन है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। और दूसरी बात क्या है, जो रैंडम वेरिएबल है वो एक स्पेसिफिक इंटरवल पे वर्क करेगा, यानी कि एक स्पेसिफाइड जो इंटरवल होगा उसके अंदर आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी उसको हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोलेंगे। इसको हम निकालेंगे कैसे? देखिए, आई एम अज्यूमिंग कि 12th क्लास में आपने इंटीग्रेशन पढ़ा है। इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट्स का हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में वाइडली यूज करने वाले हैं। अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो मैं आपको थोड़ा बहुत साथ में समझा देती हूँ, और अगर आपने नहीं पढ़ा है देन आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप पहले जाके थोड़ा मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप कर लें। अगर हमें यह निकालना है कि सी से डी के बीच में आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हम क्या करेंगे, सी मान लीजिए लोअर लिमिट है, डी अपर लिमिट है, उसके बीच में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को इंटीग्रेट करने के बाद इन वैल्यूज को रख के सॉल्व कर लेंगे। जब हम 12th में इंटीग्रेशन पढ़ते थे तो दो तरीके के इंटीग्रेशन होते थे, डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता था कि हमें सर्टेन वैल्यूज दी होती थी और इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद हम उन इंटीग्रेशन में उन वैल्यूज को रख के एक एग्जैक्ट वैल्यू निकालते थे। तो हम इसमें डेफिनेट इंटीग्रल से वर्क करेंगे। ठीक है, यानी कि जो भी हमें वैल्यूज दी होंगी उनको एग्जैक्ट रख के नंबर निकालेंगे। अब हमें ये देखना है कि ऐसी कौन कौन सी प्रोबेबिलिटीज हैं जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में होनी चाहिए। ऐसी दो कंडीशन है, अगर ये दो कंडीशन पूरी नहीं होंगी तो वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन नहीं होगा। सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि वो 0 हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है, लेकिन वो नेगेटिव नहीं हो सकती। जैसे कि मैंने आपको डे 1 में बताया था जब मैंने प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि जो प्रोबेबिलिटी या तो कोई इवेंट होगा या फिर नहीं होगा। अगर कोई इवेंट नहीं भी होता है
तो हम उसकी प्रोबेबिलिटी को 0 मान लेते हैं, या फिर उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है, मानने वाली क्या बात है। कोई इवेंट नहीं होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो गई, लेकिन कोई भी इवेंट नेगेटिवली नहीं हो सकता, तो कभी भी प्रोबेबिलिटी जो है वो नेगेटिव नहीं होती। और जितना भी रेंज है, सपोज रेंज है हमारा ए से बी किसी भी रैंडम वेरिएबल का, तो अगर हमें कोई भी एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया है, अगर हम उसको इंटीग्रेट करें लोअर लिमिट से अपर लिमिट के बीच में, तो इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद वैल्यू 1 आनी चाहिए। यानी कि जैसे मैंने आपको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में एक एग्जांपल देकर बताया था कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ना तो 1.1 हो सकती है ना 0.09 हो सकती है, ये मैंने एग्जांपल दिया था। प्रोबेबिलिटी मस्ट बी इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी में और कोई फंक्शन जो होता है वो वर्क ही नहीं करता है, केवल 1 होना चाहिए, ठीक है। ये दो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको याद रखने की जरूरत है। कई बार इन कैरेक्टरिस्टिक्स को एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि इनमें से कौन कौन से, आप कैसे क्वेश्चन आएगा मैं आपको बता देती हूँ। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन मस्ट फॉलो। उसमें एक ऑप्शन ये होगा, एक बी होगा, एक सी होगा बोथ, एक डी होगा नन ऑफ द अबव। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? बोथ ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। तो ये जहां भी कहीं ये आपको पर्टिकुलर कंडीशंस दी जाए, वो सारी चीजें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब हमें इसमें एक कॉन्सेप्ट जो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को, उसको एक डायग्राम के तरीके से समझना है। देखिए जैसे कि ये प्रोबेबिलिटी कर्व है, सबसे पहले हमें ये समझना है कि प्रोबेबिलिटी कर्व होता क्या है। जब हम x को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लेते हैं और fx को वर्टिकल एक्सिस पे लेते हैं, तो इसके बीच का अंदर का जो एरिया होता है, ये जो एरिया बन के आता है, ये इतनी वैल्यूज हैं। यानी कि x आएगा तो क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, x के जैसे कि x है, fx है, कोई एक x वैल्यू दिया हुआ है किसी भी एक्सपेरिमेंट का, fx इंटीग्रेशन, fx जो है वो एक फंक्शन दिया हुआ है, तो हम x की वैल्यूज निकालेंगे, 0, ये भी 0 आ जाती है, ये 1, ये भी सो एंड सो आ जाती है। हम जब उस वैल्यू को एक ग्राफ पे पुट कर देते हैं, तो जो ग्राफिकल शेप निकल के आती है, हम उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी कर्व, ठीक है। अब इस प्रोबेबिलिटी कर्व के दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को ही शो करता है। सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि इसके अंदर जितना भी ये टोटल एरिया है, हम इसको 1 के इक्वल मानते हैं, दिस इज इक्वल टू 1। एंड द सेकंड जो इसकी कंडीशन होती है, जो ये है ना, ये x, ये 0 हो सकता है। देखिए ये यहाँ पे 0 हो गया, लेकिन ये कभी भी इससे नीचे नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? मैंने पिछले स्लाइड में बताया था कि जो प्रोबेबिलिटी है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये हमेशा क्या होगा, जो प्रोबेबिलिटी कर्व जो होगा वो हमेशा अबव द एक्स एक्सिस होगा। देखिए ये जो फैक्ट्स मैं आपको बता रही हूँ, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार बहुत ट्रिकी क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। देखिए जो रेंज है वो तो ए से बी के बीच में है, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो सी से डी के बीच में आएगी। इस फिगर को हम ऐसे शो कर सकते हैं, यानी कि माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक रेंज होती है, इसके बीच में कोई भी नंबर आ सकता है, लेकिन 3 से 4 के बीच में पर्टिकुलर नंबर आए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? देखिए ये ए को माइनस इंफिनिटी, बी को प्लस इंफिनिटी, और ये 3 से 4 सेम चीजें बता रहा है। रेंज तो हमारी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी है, लेकिन एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट की जो वैल्यू है वो 3 से 4 के बीच में आएगी, उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें दो कंडीशंस होती हैं जो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके बाद इस वीडियो को रैप अप करेंगे। देखिए ये जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, पीडीएफ दिया हुआ है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का, और जो पीडीएफ दिया हुआ है ना, इसमें देखिए कमाल की बात क्या है, इस क्वेश्चन में जो पीडीएफ है वो डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस के लिए अलग अलग पीडीएफ दिया हुआ है। यानी कि जब जो फंक्शन है वो 0 से 1 के बीच में है तो उसका डेंसिटी फंक्शन अलग है, जैसे ही वो 1 से 2 के बीच में आता है तो उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन अलग हो जाता है, और जैसे ही वो 2 से बड़ा होता है तो उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन अलग हो जाता है, ठीक है। हमें निकालना है जो डेंसिटी है वो 0.5 से 1.5 के बीच में। देखिए 0.5 से 1.5 के लिए निकालना है और डिफरेंट डिफरेंट रेंज दी हुई है। अगर हमें यहाँ पे 0.5 और 1.5 दिया होता तो हम केवल x को इंटीग्रेट करके वैल्यू निकाल सकते थे, लेकिन इसमें केवल x को इंटीग्रेट करके वैल्यू नहीं दी जाएगी, क्योंकि जो हमें पीडीएफ गिवन है वो डिफरेंट डिफरेंट रेंज पे गिवन है। तो सबसे पहले हम 1 तक की रेंज को देखेंगे, फिर हम 2 माइनस एक्स की रेंज को देखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या लगाना है, 0.5 से 1
इंटीग्रेट करेंगे इसको, और इसमें फंक्शन जो हमें दिया हुआ है एफ एक्स डी एक्स, फिर दूसरी रेंज हम क्या करेंगे 1 से जो शुरू होके और लास्ट क्या है इसमें 1.5 एफ एक्स डी एक्स। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आप सबको, जो हम पर्टिकुलर रेंज है उसमें वैल्यू को पुट कर रहे हैं, और हमने एक साथ क्यों पुट नहीं किया है वो भी समझ में आ गया होगा। तो 0.5 से 1 को लेकर अगर हम पुट कर रहे हैं तो एफ एक्स जो हमें दिया हुआ है इसमें वो हमें दिया हुआ है x, ठीक है, और जो हमें 1 से 2 के बीच में दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 2 माइनस एक्स डी एक्स। देखिए अब इसमें एक ही फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन का, अगर आपने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देती हूँ। अगर कोई भी इस तरीके का हमारा आता है जिसकी वैल्यू पावर में गिवन होती है, तो उसके इंटीग्रेट करके एक्स एन प्लस 1 और डिवाइड में सेम चीज आ जाती है जो पावर होता है। तो अब यहाँ पे एक्स गिवन है तो हम इसको क्या करेंगे, एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, तो वो क्या आएगा, एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो अब हम x को इंटीग्रेट करने के बाद आएगा x 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। कैसे आया, x की पावर हमने n की जगह 1 मान के सेम फॉर्मूला लगा दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, इसकी लिमिट क्या है 0.5 और 1। मैं लिमिट इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि ये अपर बाउंड और लोअर बाउंड है, ठीक है। फिर 2 माइनस एक्स कॉन्स्टेंट, अगर हमारा कोई भी कॉन्स्टेंट गिवन है तो उसमें क्या आता है, हम 2 लिख देते हैं सीधा। इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन के बिल्कुल अपोजिट होता है, तो आप उससे भी इसको चेक कर सकते हैं। अगर आपने किसी चीज का इंटीग्रेशन किया है उसका डिफरेंशिएशन करके देख लीजिए, अगर डिफरेंशिएशन में सेम यही चीज आ जाएगी तो यानी कि आपने इंटीग्रेशन बिल्कुल सही किया है। अब हम इसको करते हैं 2x माइनस एक्स की पावर एक्स तो सेम ही आने वाला है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है 1 1.5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को रख के देखेंगे, सिर्फ इतना ही काम करना है हमें। x की पावर 2 अपॉन 2 0.5 1 प्लस 2x माइनस x की पावर 2 अपॉन 2 1 की पावर 1.5। अब हमें किसी भी अगर पर्टिकुलर वैल्यू दी हुई होती है तो हम उसमें क्या करते हैं, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा के वैल्यू निकाल देते हैं। देखिए मैं आपको सिंपली करके दिखा देती हूँ। जैसे कि किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करके अगर x की पावर क्यूब आया है और उसकी रेंज हमें गिवन है 0 से लेके 1 तक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हायर रेंज को रखेंगे, यानी कि इसमें हायर रेंज क्या 1 1 का क्यूब माइनस 0 0 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 0 का क्यूब 0 1 minus 0 is equal to 1 would be answer. The same thing we gonna do here. हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज रखेंगे 1 की पावर 2 अपॉन 2 माइनस 0.5 की पावर 2 अपॉन 2। That's all we gonna do. एंड इसमें क्या करेंगे, x में पहले तो हम 1.5 रखेंगे, जैसे कि 2 1.5 माइनस 1.5 का स्क्वायर अपॉन 2, एंड फिर पूरे में हम इसको क्या करेंगे 1 का वैल्यू रख के माइनस करेंगे, जैसे कि यहाँ पे माइनस किया था। उसके बाद में सिंपल अरिथमेटिक कैलकुलेशन है, आप मुझे इसको कैलकुलेट करके बताइएगा कि आंसर क्या आता है, मुझे तो पता है, लेकिन मैं अरिथमेटिक कैलकुलेशंस में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि ये जो सीरीज है वो स्टैटिस्टिक्स के लिए है, इसमें मैथमेटिक्स और अरिथमेटिक के कॉन्सेप्ट्स पर ज्यादा एम्फसाइज नहीं कर रही हूँ मैं। That's it for today's videos guys. नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के एक पार्ट को पढ़ेंगे, यानी कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में शुरू करूंगी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ब्रॉडली इतना ही आता है, कई बार किस तरीके से क्या कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कर देते हैं वो, कि यहाँ पे kx रख देंगे, kx आपको डेंसिटी फंक्शन दे देंगे और उसमें k की वैल्यू निकाल देंगे, उसमें कुछ नहीं करना है, बस इंटीग्रेशन करने के बाद उसको 1 के इक्वल रख के k की वैल्यू निकाल देंगे। दैट्स इट, यू हैव टू डू। एंड मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरे लेक्चर्स बहुत पसंद आ रहे होंगे, बहुत इंफॉर्मेटिव लग रहे होंगे। नेक्स्ट लेक्चर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को लेके होगा। एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।